नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, बांग्लादेश आप सभी को याद ही होगा किस तरीके से तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत भाग कर आना पड़ा। लेकिन अब शेख हसीना ने कुछ ऐसा किया है, उन्होंने भारत से अब बांग्लादेश जाने का ऐलान किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन्होंने 5 अगस्त को जो संबोधन दिया, उसके अंदर क्या-क्या बातें कहीं और बांग्लादेश के अंदर फिर से वो युद्ध में उतर रही हैं, तो क्या बांग्लादेश की जो जनता है, जो सरकार है, वो उनको अपनाएगी, स्वीकार करेगी या फिर नहीं? आइए इन सारे मुद्दों पर, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जो है वो इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले आप हेडलाइंस देख सकते हैं कि शेख हसीना वाज टू रिटर्न बट विल बांग्लादेश एक्सेप्ट कन्विक्टेड एक्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आप सभी को पता है यहाँ पर जंजीस का आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के बाद जो है वो इस तरीके की जो घटना है वो हुई कि इनको अपना देश, अपना शहर छोड़कर जो है अपना पूरा मतलब जितना था सब छोड़कर भागना पड़ा। साथियों, कौन है शेख हसीना? तो आप सभी को पता है, लंबे समय से जो है ये बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री बनकर शासन करती रही। इनके पिता थे मुजिब्बिर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई में, जैसे अपने यहाँ बापू महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, उसी तरीके से राष्ट्रपिता का जो दर्जा था वो इनके पिता को प्राप्त था। लेकिन सोचिए कि यहाँ पर जो जनता है, जो कि राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त व्यक्ति था, उसकी जो बेटी थी उसको ही उसके घर से भगा दिया। साथियों, इन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, जो ये 5 अगस्त को अपना बयान दी हैं, जेल भेजा जा सकता है, लेकिन डर मेरे कर्तव्य का फैसला नहीं कर सकता है। शेख हसीना ने नई दिल्ली से ऑडियो संबोधन के जरिए 5 अगस्त 2026 को यह जो है संबोधित किया बांग्लादेश को। साथियों, ये 15 वर्ष तक सत्ता में रही, 5 बार जो है वो ये प्रधानमंत्री बनी और इनकी जो वर्तमान आयु है वो 78 वर्ष की इनकी जो है वो आयु है टोटल। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अप्रॉक्स आप लोगों में से 92 टू 95% ऐसे मेरे साथी हैं जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, कौन पैसा लगता है? मतलब सब्सक्राइब कर देंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगी, हमको मोटिवेशन मिलेगा, आपको नॉलेज मिल जाएगा। क्या चला जाएगा? पैसा तो ना आपका खर्चा होगा और मेरा मतलब मान लीजिए समय खर्चा हो ही रहा है, तो उसका एक सिर्फ मोटिवेशन आपका सब्सक्राइब होता है, वो भी नहीं करते हैं यार। मतलब आप लोग दुखी कर देते हैं थोड़ा सा, तो कृपया करके ये नंबर घटा दीजिए, तो मैं मतलब आप सभी का बहुत ही आभारी रहूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को साइड करते हुए। ठीक है, यह पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 1996 से 2001 का इनका दौर था जब ये पहली बार जो है प्रधानमंत्री बनी। साथियों, 2024 में जन उभार हुआ, सत्ता से पतन हुआ इनका। जून और जुलाई 2024 के अंदर सरकारी नौकरी कोटा सुधार को लेकर साथियों यहाँ पर छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था। इनको जो भगाने की प्रक्रिया है उसके अंदर जून जुलाई 2024 के अंदर इसका स्टार्टिंग होता है। छात्र जो है वो सरकारी नौकरी में एक कोटा होता है, उसमें सुधार के लिए जो है वो कह रहे थे, उस पर आंदोलन करते हैं। और जिस तरीके से आपको पता है कि अगर किसी भी देश के अंदर कहीं भी आंदोलन होता है तो जो उपद्रवी तत्व होते हैं या फिर जो जिनको मतलब उस देश के अंदर कुछ आपत्तिजनक करना होता है, तो वो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वहां पर अशांति भंग होती है और जो माहौल है वो बिगड़ता है। जैसे कि आपने भारत के अंदर भी देखा होगा, जब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो रहा था तो इन छात्रों को जो है वो आतंकवादी तक कहा गया था, जबकि कुछ उपद्रवी तत्व आए थे उसमें, उसके बावजूद पूरे छात्र समुदाय को ही जो है वहां पर आतंकवादी कहकर संबोधित कर दिया गया था। तो ऐसे लोग भी आते हैं। जुलाई अगस्त 2024 के अंदर साथियों आंदोलन हिंसक दमन में बदल गया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई जो है उसमें 1400 से अधिक जो मौतें हैं, वो लोग जो है वो अपनी जान खो बैठते हैं। 5 अगस्त 2024 को साथियों हसीना सैन्य हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भारत भागी और 15 साल का शासन यहाँ पर खत्म हुआ। इनकी सेना ने इनको साफ जवाब दे दिया कि हम आपको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जो है माहौल बहुत बिगड़ चुका है, तो आपको जो है वो बांग्लादेश छोड़कर भागना ही पड़ेगा। अगस्त 2024 के अंदर साथियों नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है और 5 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना के मानवता के विरुद्ध अपराध को दोषी करार दिया और मौत की इनको जो है वो सजा सुना दी।
मतलब बांग्लादेश के अंदर जो है वो कोर्ट लगी, कोर्ट यहाँ पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट बैठी और उसके अंदर साथियों शेख हसीना का केस चला और माना गया कि ये जो 1400 लोग मारे गए हैं इनकी जिम्मेदार जो है वो शेख हसीना है और इसी के बेसिस पे इनको जो है वो मौत की सजा जो है वो यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर सुना दी गई है। साथियों ये टोटल टाइम भी अच्छा खासा हो गया है, लगभग आप समझिए कि पूरी घटना को होते हुए लगभग 2 साल के आसपास हो गया है। तो अब यहाँ पर साथियों इनका नया बयान आता है कि मैं वापस जाऊंगी, हसीना जो है ये घोषणा करती हैं। 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया में ऑडियो संबोधन देती हैं। यह संबोधन उनके 15 साल के शासन के खात्मे की दूसरी वर्षगांठ पर आया और कहा कि गिरफ्तारी, जेल या मृत्यु तक का सामना करने के लिए यह तैयार हैं, पर समर्थकों से दूर नहीं रह सकती हैं। यानी कि जो अभी भी इनकी जो सरकार है, जो यहाँ इनकी पार्टी है, उसको उसकी भारी मात्रा में जो समर्थक हैं वो वहां पर मौजूद है। भले ही उस पार्टी को बैन कर दिया गया है, वो चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनके समर्थक बहुत अधिक मात्रा में हैं। अपनी वापसी को लेकर लोकतंत्र की बहाली और राष्ट्रीय सुलह का प्रयास इन्होंने बताया और 2024 के जन उभार को लोकप्रिय आंदोलन नहीं बल्कि सरकार गिराने की सुनियोजित जो है वो साजिश यहाँ पर करार दिया कि यह एक लोकप्रिय आंदोलन नहीं था बल्कि सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराने के लिए यहाँ पर सुनियोजित साजिश जो है वो की गई थी। साथियों उनके भाषण के दौरान ढाका में प्रदर्शनकारियों ने उनका पुतला भी यहाँ पर जो है वो फूका है। अब साथियों बात करें आवामी लीग के समर्थकों की उम्मीद। आवामी लीग वही पार्टी है जिसकी यह मुखिया हुआ करती थी और जिससे यह प्रधानमंत्री थी। साथियों इन्होंने कहा, जो इनके समर्थक है उनका कहना है कि नेता जरूर लौटेंगी और हम सब छिपने की जगहों से बाहर आएंगे। और एक वरिष्ठ आवामी लीग के जो नेता हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं यहाँ पर बताया, उन्होंने इस बात को कहा। इसके बाद साथियों विरोधियों की भी प्रतिक्रिया आई कि यह सिर्फ जो खोखली बयानबाजी है, हम उनकी राजनीति को वापस नहीं आने देंगे। जो यहाँ पर रिशुअल इस्लाम रिफात करके छात्र नेता है, उसके द्वारा यह बयान यहाँ पर दिया गया। देखिए छात्र नेता का महत्व इतना ही था कि उसने जो है वो तख्ता पलट करा दिया। उसके बाद जब यहाँ पर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के अंदर उनका इतना बुरा हाल है कि मतलब कोई उनको जो है वो पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ पर इन लोगों का कोई मतलब वैसे भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके जो मौत की सजा और जो प्रत्यार्पण है उस पर विवाद की। साथियों देखिए प्रत्यार्पण का अर्थ है कि भारत और बांग्लादेश के अंदर एक संधि है जिसके तहत जो है अगर बांग्लादेश के अंदर कोई टेररिस्ट है, भारत के अंदर कुछ क्राइम किया है, टेररिस्ट है, उसको बांग्लादेश भारत को सौंप देगा और यहाँ पर भारत के अंदर कोई है तो उसको जो है भारत बांग्लादेश को सौंप देगा। तो साथियों यहाँ पर पहले समझते हैं इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स को। यह वही न्यायाधिकरण है जिसमें हसीना ने खुद अपने प्रतिद्वंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए बनाया था और अब इसी अदालत ने उन्हें ही जो है वो दोषी ठहरा दिया है। जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, इसको शेख हसीना के द्वारा ही गठित किया गया था ताकि जो इनके विरोधी हैं उनके ऊपर यह केसेस चला सकें और अब इसी ने जो है वो इनको दोषी ठहरा दिया है। आरोप इनके ऊपर लगाया है कि 2024 के जन उभार के दौरान 1400 से अधिक लोगों की हत्या का आदेश देने का दोषी इनको जो है वो पाया गया है। अब इसके लिए इनको सजा जो दी गई है वो दी गई है कि नवंबर 2025 की मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा इनको दी गई और एक अन्य मामले में भूमि हड़पने पर 21 वर्ष की सजा भी जो है वो इनको यहाँ पर सुनाई गई है। वहीं साथियों प्रत्यार्पण है उसमें गतिरोध की बात करें तो बांग्लादेश ने 2013 में की द्विपक्षीय संधि के तहत भारत से बार बार प्रत्यार्पण की मांग की और भारत का कहना है कि अनुरोध जो है वो विचाराधीन है, भारत इस पर सोच रहा है। लेकिन साथियों एक मुख्य बात इसमें यह है कि जो प्रत्यार्पण की संधि है इसके अंदर इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी ऐसे नेता को भारत इनको नहीं देगा, किसी मतलब अगर वहां पर मतलब गलत तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन करके अगर कोई व्यक्ति को मांगा जा रहा है उसको भारत यहाँ पर नहीं देगा। तो इन सारी चीजों को करके रखा है भारत ने, कानून है इसके अंदर, जिसके वजह से भारत जो है वो यहाँ पर इनको नहीं दे रहा है और विचाराधीन इसको रखे हुए है क्योंकि हमको बांग्लादेश के साथ भी जो है वो अपने रिश्तों को सुधारना है। वहीं साथियों भारत बांग्लादेश कूटनीतिक तनाव की बात करें तो बांग्लादेश सरकार का जो रुख है
उसके जो विदेश मंत्रालय है, बांग्लादेश आक्रोशित है। दोषी सामूहिक हत्यारी हसीना और उनके माफिया तंत्र बांग्लादेश की राजनीति में कभी जगह नहीं पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। भारत की जमीन से बांग्लादेश राज्य पर हमला करना संप्रभुता का अपमान है और जुलाई क्रांति के शहीदों को का घोर अपमान है, यहाँ पर इन्होंने कहा। और भारत के प्रत्यार्पण अनुरोध को नजरअंदाज करने का आरोप भी इन लोगों ने जो है वो भारत के ऊपर लगा दिया। इसके बाद साथियों भारत सरकार का रुख क्या है, तो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने कहा कि सरकार का इस कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं है, न ही किसी विचार का भारत जो है वो समर्थन करता है। प्रत्यार्पण अनुरोध जो है वो विचाराधीन बताया गया और कोई ठोस जवाब यहाँ पर भारत के द्वारा नहीं दिया गया। भारत लंबे समय से हसीना का करीबी सहयोगी रहा है और यह विवाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव जो है वो बढ़ा सकता है। और आपने देखा ये किस तरीके से बढ़ा है, जब यूनुस आए तो ये तो पूरी तरीके से जो है वो एंटी इंडिया बन गए थे, पाकिस्तान की गोद में जाके बैठे, चाइना की गोद में जाके बैठे थे। यहाँ पर जब से तारिक रहमान आए तब से जो चीजें हैं वो थोड़ा सा सुधरना स्टार्ट हुई हैं। इसके बाद साथियों जमीनी हलचल की बात करें तो गुस्सा और स्मृति की, तो जो साकिब अल हसन प्रकरण है जिसमें कि मशहूर जो क्रिकेटर कप्तान साकिब अल हसन थे जो कि आवामी लीग के पूर्व सांसद थे, यह हसीना के संबोधन में शामिल हुए थे और यह मगुरा शहर जो कि ढाका से लगभग 170 किलोमीटर दूर है स्थित उनके पैतृक घर पर गुस्साई भीड़ ने पेट्रोल बम से हमला किया और साकिब पर हत्या, गबन और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। वे उभार के बाद जो है वो भी अपने देश बांग्लादेश से जो है वो बाहर हैं। वहीं जो स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पर हसीना के संबोधन से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने हसीना के पूर्व सरकारी आवास पर 2024 के उभार को समर्पित एक स्मृति संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। जो लोग मतलब मारे गए थे उनकी याद में यहाँ पर इन्होंने बनाया और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के भी समारोह में मौजूद रहे। वहीं शहीद शाहरियार खान अनस जो कि 17 वर्ष के माता पिता के संग्रहालय से लौटे और हसीना की वापसी योजना पर पूछे जाने पर बोले कि आज हमारे पास जो है वो शब्द नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी जो है वो जवाब नहीं दिए। अब साथियों बात करते हैं कि विशेषज्ञों की राय क्या है, क्या यह दाव जो है वो सफल होगा। दाव क्यों कह रहा हूं आगे मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पर जो पत्रकार और राजनीतिज्ञ हैं उनका कहना है कि हसीना वाकई लौटना चाहती हैं, इससे उन्हें राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने का मौका मिलता है। लेकिन आवामी लीग अब भी जो है वो जन भावना को गलत आंक रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह घोषणा मूलतः निराश हो चुके जो आवामी लीग के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाने की रणनीति है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि यह रणनीति सफल होगी। यानी कि यह जो है सिर्फ जो आवामी लीग के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए शेख हसीना जो है वो इस तरीके की बयान दे रही हैं। हसीना कभी भी लौट सकती हैं पर उन्हें बांग्लादेश की न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना ही होगा। जब तक अपराधों की जवाबदेही तय नहीं होती आवामी लीग का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। ये कहने वाले हैं अख्तर हुसैन जो कि पूर्व छात्र हैं और अब यहाँ पर एनसीपी से जो है वो सांसद हैं यहाँ पर। तो मतलब कुल मिला जुला कर यहाँ पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। एक एंगल यह बन रहा है कि शेख हसीना अपने लोगों को उनके अंदर मनोबल भरने के लिए जो ऐसा कर रही हैं, या दूसरा कि वो अपने आप को वहां पर जो है वो जीवित रखने के लिए कि मतलब 2 साल का समय हो गया लोग उनको भूल ना जाएं, इसके लिए मतलब वो राजनीति में अपना दबदबा बनाने और मतलब सक्रिय दिखने के लिए इस तरीके का काम कर रही हैं। अब साथियों शेख हसीना की उपलब्धियां भी समझ लीजिए कि जब वो प्रधानमंत्री थी तो कितना उन्होंने काम किया था। साथियों 15 वर्षों के शासन के अंदर बांग्लादेश ने जो आर्थिक प्रगति देखी थी लगभग 7% से अधिक जो है वो औसत वार्षिक जीडीपी इनकी वृद्धि दर थी। 58% से लेकर 20% गरीबी दर में जो है मतलब 58 से यह घटकर जो है वो यहाँ पर 20% ये लेकर चले आए 1990 से लेकर 2019 तक। 2015 के अंदर साथियों निम्न मध्यम आय वर्ग का दर्जा हासिल हुआ और 3 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से इन्होंने बाहर निकाल दिए। साथियों प्रमुख आर्थिक पहल भी थे जैसे कि गारमेंट निर्यात और विदेशी रेमिटेंस के बल पर एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में यह शुमार हुआ। बांग्लादेश स्वास्थ्य
बैंकिंग, उच्च शिक्षा, टीबी और निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों के लिए खोला इसने। बिजली उत्पादन बढ़ाकर लोड शेडिंग यानी कि बिजली कटौती की समस्या को काफी हद तक इन्होंने जो है वो खत्म कर दिया। विजन 2041 और डिजिटल बांग्लादेश जैसे दीर्घकालिक विकास लक्ष्य तक तय किए थे इन्होंने कि 2041 तक जो है वो विकसित देश बनाने का इनका जो है वो लक्ष्य था। वहीं साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना 2020 के तहत इन्होंने 8.5% जीडीपी वृद्धि और गरीबी दर को गिराकर घटाकर 15.6% तक लाने का इन्होंने जो है वो लक्ष्य रखा था। तो एक तरीके से ये काम तो वहां पर बहुत ही करती थी। अब उपलब्धियां जो है सामाजिक विकास और बुनियादी ढांचों में भी इनका देख लीजिए। औसत जीवन प्रत्याशा 58 से बढ़कर इनकी 73 वर्ष हुई, दक्षिणी एशिया की सबसे बेहतर है। 5 वर्ष जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में भारत व पाकिस्तान से बेहतर सुधार किया। प्राथमिक स्कूल नामांकन दर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। 2011 में गरीबी घटाने का सहस्त्राब्द विकास लक्ष्य जो है वो हासिल इन्होंने किया। महिला सशक्तिकरण को दिशा में वैश्विक स्तर का सराहना मिली और जलवायु नेतृत्व के लिए संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ का सम्मान भी जो है वो बांग्लादेश को इन्हीं के नेतृत्व में मिला। वहीं बुनियादी ढांचों के बारे में और अन्य चीजों के बारे में अगर आप देखें तो पद्म सेतु जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण किया। जमुना बहुउद्देशीय पुल बनाया। विश्व का सबसे बड़े पुलों में से एक है यह, जो कि पहले कार्यकाल में इन्होंने बनाया था। चटगांव पहाड़ी क्षेत्र CHT में दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने वाली शांति संधि जो है वो पहला कार्यकाल में इन्होंने कर लिया था। 1971 में मुक्ति संग्राम के युद्ध अपराधों की सुनवाई शुरू की करवाई। हालांकि यही अदालत बाद में उन्हीं पर जो है वो लागू हो गई है, जिसने इनको सजा सुनाया है। भारत के साथ भूमि सीमा समझौता किया। 68 साल पुराना जो सीमा विवाद था उसको इन्होंने सुलझाया और रोहिंग्या शरणार्थी संकट में मानवीय भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय सराहना भी जो है वो इनको दी गई। वहीं साथियों बात करें दूसरे पहलू की जो इनकी आलोचना और विवाद करता है, वो कहता है कि चुनावी अनियमितताएं थी। 2014 से 18 में चुनाव मुख्य विपक्ष द्वारा बहिष्कृत किया गया। 2024 में 96% वोटों के दावे पर जो है वो सवाल उठा था। इसके बाद साथियों यहाँ पर मानवाधिकार के हनन की भी बात हुई कि अमेरिका ने रैपिड एक्शन बटालियन पर जबरन गुमशुदगी व न्यायोत्तर हत्याओं के आरोप पर जो है आरोप में प्रतिबंध भी इसके ऊपर लगाए थे। बढ़ती आर्थिक असमानता, शीर्ष 10% आबादी के पास ही कुल आय का 41% था और गिनी इंडेक्स के अंदर भी जो है वो 0.32 से लेकर 0.33 बढ़ा था। वहीं असहमति पर सख्ती यानी कि आलोचकों की व विपक्ष नेताओं पर कार्रवाई, प्रेस की आजादी पर अंकुश के आरोप और जिसका चरम 2024 के में दमन करके जो है वो दिखा कि किस तरीके से लोगों ने इसका दमन कर दिया। अब साथियों 3 संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। पहला कि वापसी और गिरफ्तारी हो। हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो तुरंत उनकी गिरफ्तारी करके सजा पर अमल शुरू होता है, या फिर अवामी लीग के शहीद कथा जो है वो बन सकती है। वहीं घोषणा पर बात अटकी रहे। विशेषज्ञों की राय के अनुसार यह सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की रणनीति साबित हो, वास्तविकता में वापसी जो है वो टलती रहे। कब ये वापस जाने की बात की है तो ये साथियों दिसंबर के अंदर बोले हैं कि ये वापस जाएंगी। भारत बांग्लादेश तनाव बढ़े, प्रत्यार्पण को लेकर गतिरोध कूटनीतिक रिश्तों को और तनावपूर्ण बनाए, क्षेत्रीय राजनीति जो है वो प्रभावित हो। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी आई होप आपको सारी चीजें ये क्या थी वो समझ में आ गई होगी। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी अगर आपका शेख हसीना को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या इनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।